गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 11 जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपको पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया गया पिछले वीडियो में। उसमें पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, उसमें आपने तत्वों के बारे में आप पढ़ा, धातु अधातु और धातु उसमें पढ़े। और उसके बाद आगे अगला टॉपिक है उसमें यौगिक। आज हम यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यौगिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड कहते हैं, यौगिक जिसको कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड में या यौगिक में क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, भार के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर के शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। तो इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है कि इसमें जो तत्व संयोग कर रहे हैं एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, वो भी भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तभी वो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, तो यौगिक की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक की डिफिनीशन क्या होगी कि दो या दो से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो परिभाषा लिख दे रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में, भार के एक निश्चित अनुपात में, भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके, रासायनिक संयोग करके शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन अब यहाँ अवधारणा में दिया गया है तो बताना आवश्यक है कि यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए जल है, जल एग्जाम्पल में जल का अणुसूत्र होता है H2O। अब ये जल जो है ये दो तत्वों से रासायनिक संयोग करके बना हुआ है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, ये एक तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और ऑक्सीजन का संकेत होता है O। ठीक है, तो ये दोनों तत्व रासायनिक संयोग करके क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, और इसमें ये तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं और जो शुद्ध पदार्थ बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यहाँ देखिए भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा क्या होगा, अर्थात जल के जो अवयव हैं, जो अवयवी तत्व हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हम देख रहे हैं कि ये किस अनुपात में रासायनिक संयोग किए हुए हैं। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार होता है, एक होता है, वैसे 1.008 होता है, लेकिन एक मान लिया जाता है तो एक हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु है तो दो परमाणु का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा, 16। अब इसका जो सरल अनुपात होगा, अनुपात निकालेंगे तो इसका जो सरल अनुपात हो जाएगा, उस सरल अनुपात क्या होगा
1:8, 2 से दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। तो ये भार के अनुसार कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार जो अनुपात है वो भार के अनुसार अनुपात क्या है, 1:8। अर्थात जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुसार अनुपात है या भार के अनुसार अनुपात है वो कितना है, 1:8 के अनुपात में ये रासायनिक संयोग करके क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं या जल के अणु का निर्माण करते हैं। अब ये तो भार के अनुसार इसका अनुपात हुआ, आयतन के अनुसार इसका अनुपात क्या होगा, आयतन के अनुसार अनुपात क्या होगा। अब देखिए जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, अर्थात हाइड्रोजन का कितना आयतन है, 2 आयतन है, ऑक्सीजन का कितना आयतन है, 1 आयतन है। तो आयतन के अनुसार इसका जो अनुपात होगा कितना होगा, 2:1 होगा। और भार के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8 होगा। इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिल करके क्या करते हैं, जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो यह अनुपात निश्चित होता है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जल के अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जल चाहे जिस विधि से बनाया जाए, चाहे जिस विधि से जल का निर्माण किया जाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 1:8 ही होगा। ठीक है, अब हम इतनी बात समझ में आ गया। यौगिक क्या होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब हम यौगिक के गुणों के बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। यौगिक के गुण, इसको चाहे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए यौगिक के गुण। यौगिक के गुण, अभी आपको बताया गया कि यौगिक में जो उसके अवयवी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं या अर्थात एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही हो जाएगा कि यौगिक में अवयवी तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं। अवयवी तत्व साइड में लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा कि यौगिक में अवयवी तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहते हैं, भार के एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। उदाहरण आपका जल का दिया गया, उसमें हाइड्रो ऑक्सीजन का भार के अनुसार जो अनुपात है वो कितना है, 1:8 का अनुपात है। ठीक है, दूसरा है कि यौगिक के जो गुण होते हैं वो अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, कहने का मतलब जैसे उदाहरण जल दिया गया, जल एक यौगिक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या हुआ, बना हुआ है। तो जल के जो अवयवी एलिमेंट हैं वो कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, तो जल के जो गुण होंगे अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा क्या होंगे, भिन्न होंगे। अर्थात जल का हाइड्रो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो जल का जो गुण होगा वो हाइड्रो ऑक्सीजन का गुण नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, वैसे ही देख लीजिए जल क्या है, द्रव है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो जल के जो गुण होते हैं अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है।
यौगिक के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन यौगिक के अवयवी तत्वों को रासायनिक विधियों द्वारा पुनः क्या किया जा सकता है, अवयवी तत्व में विभाजित कर सकते हैं। अवयवों को रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता है, ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि यौगिक की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, समांगी होती है। यौगिक की प्रवृत्ति कैसी होती है, समांगी होती है। यौगिक की प्रकृति कैसी होती है, समांगी होती है, ठीक है। और यौगिक के निर्माण के समय प्रकाश, उष्मा या विद्युत ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है या उत्सर्जन होता है, या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। किसका हो सकता है, उष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है, कि यौगिक के निर्माण के समय उष्मा, प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होता है। तो यौगिक की कुछ प्रॉपर्टी हैं कि यौगिक में अवयवी तत्व भार के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, और इनके अवयवी तत्वों, यौगिक के गुण जो होते हैं अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और यौगिक के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा अवयवी तत्वों को क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। और यौगिकों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, समांगी होती है। यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है, समांगी होती है। और यौगिक का जब निर्माण होता है, यौगिक के निर्माण के समय या तो उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो ये यौगिक की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। यौगिक की परिभाषा हुआ, यौगिक के गुण हुआ। अब हम यौगिक के प्रकार के बारे में जानेंगे। यौगिक के प्रकार पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। यौगिक के प्रकार यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अर्थात ये कह सकते हैं यौगिकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अकार्बनिक यौगिक। पहला क्या है, अकार्बनिक यौगिक। और क्लासिफिकेशन जब आपको बताए थे तो उसमें डिवाइड किया गया था, ठीक है। और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। इनके बारे में आप केमिस्ट्री में विस्तृत आप पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको तो जानकारी दिया जाएगा। अकार्बनिक यौगिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बनिक यौगिक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनका निर्माण किन्हीं दो कार्बन को छोड़ करके किन्हीं 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से होता है। अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है कार्बन को छोड़ करके 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से होता है। ये सामान्यतः कार्बन को छोड़ करके 2 या 2 से अधिक
तत्वों के संयोग से ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है, जबकि कार्बनिक यौगिक, अब यहां थोड़ा एक चीज और ध्यान देना है, पहले कार्बनिक यौगिक देख लीजिए। ये कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन तथा आधात्विक तत्वों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और आधात्विक तत्व, आधात्विक तत्वों से इनका ये निर्मित होते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बन, हाइड्रोजन और आधात्विक तत्व। आधात्विक तत्व में जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन व अन्य आधात्विक तत्वों के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। लेकिन एक चीज इसमें यह है कि इसमें कार्बन अवश्य होता है, कार्बन इसमें अवश्य होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन निश्चित रूप से होता है। ठीक है, लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन नहीं होता है। लेकिन कुछ यौगिक हैं जिनमें कार्बन होता है, जैसे हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट या CO3। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये सब यौगिक है, देख रहे हैं इसमें भी कार्बन है, सब में कार्बन उपस्थित है। लेकिन इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों के साथ करते हैं, क्योंकि इन यौगिकों की जो गुण धर्म है वो अकार्बनिक यौगिकों के गुणों से अधिक मिलते जुलते हैं, अधिक समानता रखते हैं। इसलिए इन यौगिकों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और ये अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं, खनिजों और चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये किससे, निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक यौगिक जो है ये निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे खनिज हो गया, चट्टान हो गया, इन सब से अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जीवित स्रोतों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जीवित स्रोत से क्या होते हैं, प्राप्त होते, जैसे पेड़ पौधे हुए, जंतु हुए, इनसे क्या होता है, कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। अब कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत जैसे शर्करा हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शर्करा, यूरिया हुआ, यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, कार्बनिक यौगिकों के साथ करेंगे। और वह यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता है, लेकिन कुछ यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन होता है, तो उनके गुणधर्म अकार्बनिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, तो उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत करते हैं। तो ये यौगिक दो तरह के हुए, एक तो अकार्बनिक यौगिक, दूसरा कार्बनिक यौगिक। नाम से स्पष्ट है, अकार्बनिक यौगिक वो यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिनमें कार्बन अवश्य होता है, जिसमें कार्बन क्या होता है, अवश्य होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे टॉपिक है मिश्रण, खो दे रहे हैं, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको विस्तृत आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए मिश्रण। मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ भी कहा जा सकता है, जिसको कहते हैं मिक्सचर, मिक्सचर, मिश्रण। तो थोड़ा एक चीज आपको ध्यान देना है कि यौगिक और मिश्रण में जो अंतर है वो क्या अंतर है, कि यौगिक